So we are going to discuss the collision. What is the general meaning of collision? दो ऑब्जेक्ट्स का स्ट्राइक करना. जनरल मीनिंग ऑफ कोलिजन, टू ऑब्जेक्ट्स का स्ट्राइक करना. लेकिन ये 99.9% परफेक्ट हो सकता है, 100%. फर्स्ट थिंग, कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है. मैंने नेसेसरी कंडीशन नहीं है भी बोला है. मैंने ये बोला कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं बोल रहा हूं. फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकंड चीज, कोलिजन में हमेशा आपका जो सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा. दिमाग में फिक्स करते जाओ वन बाय वन पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज, कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है. सेकंड चीज बोले, मीडियम का आइसोलेटेड होना जरूरी है. इसका मतलब है कि जो आपका सिस्टम है उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. कोलिजन के कॉन्सेप्ट में केवल इंटरनल फोर्सेस. एक बार लुढ़क रही है, दूसरी बार लुढ़क रही है. किसने लुढ़काया जाने दो, अभी वो लुढ़क रही है. उस समय वो अपनी एनर्जी से लुढ़क रही है. सेकंड भी अपनी एनर्जी से लुढ़क रही है. ठीक है. एक ने दूसरे को स्ट्राइक किया तो जो सिस्टम बना उसमें टू बॉल से उनकी आपस की बात है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया. जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो आपको याद होगा चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है. पढ़ा था? एक्सटर्नल फोर्स के नहीं होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है. इसीलिए हम कहते हैं किसी भी टाइप के कोलिजन में, किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम चेंज नहीं होता, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है. कोलिजन कैसा भी. ठीक है. और मोमेंटम का मतलब आपको सबको पता है, P इक्वल्स टू क्या होता है? V. M फॉर V फॉर वेलोसिटी. जैसे मैंने सुबह भी आपसे बोला था, एक साइकिल है जो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और एक ट्रक है जो भी 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है. दोनों जा रहे हैं और एक दीवार से टकरा है. ट्रक दीवार तोड़ देगा, साइकिल को टूट जाएगी बिकॉज ऑफ मोमेंटम. क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, ट्रक का मास ज्यादा था इसलिए मोमेंटम जनरेट ज्यादा किया, इसलिए उसने डैमेज ज्यादा किया. आपने गौर किया होगा जब आप एक अकेले साइकिल चलाते हो ब्रेक आसानी से लगता है, जब दो लोग बैठे रहते हैं तो साइकिल धीरे से रुकती है क्योंकि साइकिल भागती है, क्योंकि उससे मोमेंटम क्या हो जाता है? ज्यादा, क्योंकि मास ज्यादा हो जाता है. यहां पे चूंकि मीडियम में एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं होगा. ये तो फिक्स कर लो कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा. कोलिजन के लिए एकदम सिंपल चीज, ये बहुत कॉमन है. अब बात करते हैं कोलिजन. जैसे मैं बोला था बहुत प्रकार का हो सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन. कितने प्रकार का हो सकता है? तो हम कोलिजन को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मैंने आपको ये भी चीज सुबह समझाया था. मुझे इस क्लास को डिवाइड करना था, मैं बोल सकता हूँ बॉयज इधर वाले बैठे, गर्ल्स इधर बैठे. क्लासिफिकेशन का एक तरीका हो गया. दूसरा हो गया फर्स्ट क्लास वाले इधर बैठे, सेकंड क्लास वाले इधर बैठे, ये तरीका हो गया. जल्दी आने वाले इधर बैठे, लेट आने वाले इधर बैठे. क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है. तो कोलिजन का भी क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जाता है. आपके सिलेबस में जो दिया है, आपकी रेफरेंस बुक में जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. आप सभी को काइनेटिक एनर्जी पता है. तो ये क्लासिफिकेशन काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है. अब हम इस आधार पे हम कोलिजन को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. नोट्स आ गई होगी आई थिंक आपके पास. ठीक है. कोलिजन की टू कैटेगरी हो सकती है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं. मोमेंटम की बात तो पहले ही कर चुके, दोनों में कंजर्व रहेगा. अगर आप सिस्टमैटिक देखो तो पॉइंट्स याद नहीं करने पर अपने आप याद होगा. मतलब इन दोनों के लिए इलास्टिक लिख रहा है, दो पॉइंट्स आपके पास कंफर्म आ चुके हैं. इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं. इसके बाद एक और होता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि एक बॉडी दूसरे से कोलाइड हुई. एक बॉडी मान लीजिए लकड़ी के बाद लुढ़क रही थी. इमेजिन करो लकड़ी के बाद लुढ़क रही थी और मैंने यहां से बुलेट स्ट्राइक किया. मैंने बंदूक से गोली दाग दी उसके ऊपर उसी डायरेक्शन.
अब बॉल इधर जा रही थी, बुलेट आई इसमें चले जाएगी अंदर। अभी बॉल तेजी से भागेगी पर बुलेट के साथ भागेगी। इस बार दोनों बॉडी अलग अलग हो रही क्या? ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक। इसमें दोनों बॉडी स्टिक होकर के सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना। ये तो इसमें स्टिक हो गई, दोनों बॉडी स्टिक हो जाएंगी और एक साथ सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगी। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोलूं इतना सब सुनने के बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन, कैसे बनाएंगे? कोलिजन बोलने के लिए क्या हमको आइसोलेटेड सिस्टम बोलना जरूरी है? मैंने बोला था एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना। मतलब कि डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन को सभी जरूरी चीजों को शामिल कर लिया जाता है और पूरा का पूरा कंक्लूजन एक या दो लाइन में लिख दिया जाता है, उसी को तो डेफिनेशन बोलते हैं। तो यदि मैं कोलिजन की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो क्या उसमें मीडियम आइसोलेटेड होगा? क्या उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा? क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? वी कैन सी। मोमेंटम के बारे में बोल सकते हैं और सिस्टम के आइसोलेशन के बारे में बोल सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? कोलिजन इज, कुछ चीजें लिखाऊंगा बाकी सब आ जाएगी, ठीक है? कोलिजन इज डिफाइंड एज an isolated event. Collision is defined as an isolated event in which two bodies interact with each other. Two bodies interact with each other for short time of interval. कोलिजन का समय बहुत लंबा नहीं हो सकता। जो टक्कर होती है, अभी टक्कर के आधार पे समझे कितनी देर की होती है? थोड़ी सी देर की। फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है? कोलिजन में होता क्या है? एक बॉडी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी या मोमेंटम पर असर डालती है। कोलिजन में क्या हो रहा है समझे इसको? एक बॉडी है, मान लो मैं आपको दोनों प्रकार से दिखाता हूं, विद कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट, ठीक है? एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। टक्कर कब होगी? जब इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, जब इससे टकराएगा। अब मैंने जो बोला था प्रैक्टिकली सोच लो, फिजिक्स में प्रैक्टिकल सोचना जिस दिन शुरू किया आधी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या किया? एक बॉल को लुढ़का है और पीछे से दूसरी बॉल को लुढ़का है। एक बॉल लुढ़क रही थी, पीछे से वाली बॉल ने इसको हिट किया, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, पीछे वाले की ज्यादा होगी, पीछे वाले की ज्यादा होगी। आप ऐसी याद मत करना, अगर मैंने इसको u1 लिख दिया और इसको u2 लिख दिया तो क्या होगा? u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। यदि मैंने इसको u2 लिख दिया और इसको u1 लिख दिया, आपने ऐसे याद कर लिया तो फंस गए आप। एग्जाम में तो घुमा सकता हूं। तो जी सामने वाले की वेलोसिटी कम होगी, पीछे वाले की ज्यादा होगी, तब तो टक्कर होगी, ठीक है? इस केस में मुझे बताओ ये बॉल की किसमें से किसकी वेलोसिटी अधिक होगी? इसकी बढ़ेगी। वाई? जब ये दोनों बॉडी में टक्कर होगी, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन की बात करें, दोनों बॉडी जब आपस में टकराएंगी तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा। सपोज हम टेनिस बॉल मानते कुछ दबेगी, तो एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक कुछ डिफॉर्मेशन होगा। ये रहा बिफोर कोलिजन, ये रहा ड्यूरिंग कोलिजन। जब स्ट्राइक होगा तो चूंकि हम बोला कि इलास्टिक कोलिजन है, अगर हमने बोला इलास्टिक कोलिजन है, समझना अच्छे से, यदि मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, जो डिफॉर्मेशन हुआ वापस रिफॉर्मेशन होगा। जब रिफॉर्मेशन होगा, जब ये वापस फैलेगा तो ये वाली बार इसको इधर धक्का मारेगी, ये वाली बार इसको इधर धक्का मारेगी, ठीक है? वेलोसिटी के साइड दोनों के साइड में थी, इसलिए इसके वेलोसिटी में प्लस होगा, इसकी वेलोसिटी में माइनस होगा, ठीक है? जब मैं थ्योरम डिराइव करा दूंगा तब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का भी कांसेप्ट दे दूंगा, हालांकि नॉट नीडेड, 11th पेपर दे दूंगा, कंपटीशन में काम, ठीक है? यहां तक तो ये हुआ इलास्टिक। लेकिन अगर ये बॉडी प्रॉपर इलास्टिक नहीं होती तो कुछ दबी रह जाती, टक्कर से आवाज होती या बहुत जबरदस्त टक्कर होती तो स्पार्क निकलता था, एनर्जी का लॉस होता।
उस केस में जब लॉस होता है एनर्जी का, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होता। इस केस में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, तो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाता। लेकिन एक जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में हो। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। एग्री? एक अल्फा पार्टिकल है जो बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रहा है हाई वेलोसिटी से। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव पार्टिकल किसकी तरफ आ रहा है? न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। इस केस में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये रिपेल फील करेगा, और जो ये आ रहा था अल्फा पार्टिकल डेविएट होकर कैसे चला जाएगा, उसके पाथ में डेविएशन होगा। टक्कर हुई क्या? नो सर। लेकिन वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, दोनों की वेलोसिटी में इसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा विदाउट कांटेक्ट। तो ये भी एग्जांपल है कोलिजन का, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। आपके सिलेबस में जितना है, अगर आप टक्कर मार के चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता। पक्की बात यहाँ तक? तो आई थिंक अब आपको कोलिजन क्लियर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम स्विच करने वाले प्योर इलास्टिक कोलिजन पे। इलास्टिक कोलिजन पे अब मैं जब आ रहा हूं तो इलास्टिक कोलिजन पे मैं आपको लेके जाऊंगा वन डायमेंशनल कोलिजन पे। किस पर? जैसे मैंने वन डायमेंशन बोला तो दूसरे डायमेंशन की बात कर सकता हूं क्या? जो बोल दिया सो बोल दिया, बोला गया वन डायमेंशन। अब इसको समझो, वन डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? वन डायमेंशनल का मतलब होगा कि सपोज ए बॉडी है, इसका मास m1 है। जब भी कोई बॉडी होती है तो फिजिक्स में उसकी स्टडी करने के लिए, जैसे इतनी बड़ी अर्थ है तो नापतोल कहां से करें? तो हम सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं कि इस पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पर आ गया और उस बॉडी को मैं जब पॉइंट मान लेते हैं, इसे क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है, और एक दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर। दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन और लाइन ऑफ इंपैक्ट टकराने वाली लाइन, दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन और जिससे टक्कर होगी वो वाली लाइन, लाइन ऑफ इंपैक्ट यदि सेम है, तो इस केस में जब टक्कर के बाद ये बॉडी अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगी, उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। वन डायमेंशनल कोलिजन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब स्ट्राइक किया तो सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाले लाइन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सीधा टकराया। जैसे कि आप कैरम में तो खेलते हैं और आपको गोटी एकदम सीधे डालनी है, कैरम ऐसे है, मान लो बोर्ड आपका यहाँ पे इसका होल है और यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, आप क्या करते हैं? तो सीधा लगना चाहिए, सोचते ऐसा, तब जाके अंदर जाएगा। आपने सोचा ऐसा था तो आपने लाइन ऑफ इंपैक्ट को बना के रखा, लेकिन आपने सोचा ऐसा था, टक्कर पड़ी यहाँ और इधर होगी गोटी इधर आ गई, तो वो टू डायमेंशनल कोलिजन हो गया, वन डायमेंशनल नहीं हुआ। उसमें स्ट्राइक के बाद डायरेक्शन बदल गया। हम दोनों पढ़ेंगे 1D भी और 2D, लेकिन फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट का ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन पर ही स्ट्राइक हो। 1D क्लियर हुआ सभी को? नो। तो अब हमारी हेडिंग है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अब वन डायमेंशनल में कौन सा पढ़ रहे हैं? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और मोमेंटम भी कंजर्व। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम, राइट। तो चलो एक डिजाइन करते हैं इसके लिए डायग्राम। अब देखें बिफोर कोलिजन, हम 3 डायग्राम बना रहे हैं। आफ्टर कोलिजन, एंड ड्यूरिंग कोलिजन। अगेन फिर से कॉन्सेप्ट कैसे से लेना, बाहर जो भीड़ जा रही है उस पर ध्यान मत दो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी क्लास में, ध्यान दें। सपोज एक बॉडी है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है। एक और बॉडी है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। पूरे डेराइवेशन में जो क्लास में कराया जाएगा, जब भी u1 और u2 टर्म आए, फिक्स करो दिमाग में, वो टर्म बिफोर कोलिजन होगी।
फिक्स कर लो, कुछ चीजों को फिक्स करो तो डेराइवेशन इजीली समझ में आते हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, पूरा का पूरा जो डेराइवेशन चलेगा आज की क्लास में, हो सकता है कल की भी क्लास ले लें, तो उस केस में u1 और u2 जो वेलोसिटी है वो बिफोर कोलिजन, आफ्टर दिस यहां पे ये दोनों कोलाइड हुए, टक्कर हुई, इस कारण से डिफॉर्मेशन होगा। जब स्ट्राइक किया तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, दोनों बॉडी थोड़ी सी दबेगी, लेकिन चूंकि इलास्टिक है तो वापस अपना सेल्फ गेन कर लेगी। और ये केवल आइडियल सिचुएशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। दो चीजें टकराएगी तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? ये बोलता है कोई आवाज नहीं आएगी। इलास्टिक कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अभी आप बिल्कुल एकदम आइडियल कंडीशन सोच रहे हैं, एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, चीजें टकराई पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई साउंड नहीं आ रहा। समझ रहे? ये केवल आइडियल सिचुएशन है। इस केस में क्या टक्कर के बाद मास तो भी रहेगा, इसका कितना होगा m1, इसका कितना होगा m2, वेलोसिटी मान लेते हैं v1, इसकी। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसके बाद आपको डेरिवेशन पे लेके जाऊंगा, बहुत अच्छे से देखना। ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है। जो मोमेंटम है यहां पे जितना था, यहां जितना था, यहां जितना सेम रहेगा। बहुत अच्छे समझ रहे बेटा, मैं एक चार्ट करके आपको दिखा दूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, ग्राफ जल्दी समझा देते हैं। तीनों सिचुएशन में इसमें टाइम कुछ और होगा, इसमें टाइम कुछ और होगा, इसमें टाइम कुछ और होगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस तो होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि टक्कर के पहले का टाइम और टक्कर के बाद का टाइम एक ही हो? नहीं है पॉसिबल, मतलब टाइम चेंज हो रहा है। हम उस टाइम पे एक्स पर ड्रॉ करेंगे, टाइम वेरी हो रहा है, एक्स से दिखा रहे हैं, और उसका लीनियर मोमेंटम जो p है उसको हम किस पे दिखा रहे हैं, y पे दिखा रहे हैं। पूरे कोलिजन के दौरान लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इसके पैरेलल आएगा किसी भी टाइम पर। देखो सेम, ये जो वैल्यू है बदल रही है कैसे? क्या y की वैल्यू बदल रही है? x की वैल्यू बदल रही है, मतलब टाइम बदल रहा, पर y की वैल्यू मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू नहीं बदल रही। क्लियर हुआ? इलास्टिक कोलिजन के लिए टाइम और मोमेंटम का ग्राफ की बात। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमने बोला था कि इलास्टिक कोलिजन के केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एंड में काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है। अब यहां तक देखो, एकेडमिक में कंपटीशन में क्या अंतर है आपको अभी समझ कि बारीकियां कहां से उठाते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बहुत आराम से लेना आने वाले 5 मिनट कि हम कैसे कंफ्यूज होते हैं, बुक से हम हर चीज क्यों नहीं सीख सकते ये भी समझो। कितने भी बुक पढ़ लो, वो वाला पॉइंट उठाना किसको आप नहीं समझ पाते। ठीक है, जब तक कोई समझा ना दे, अच्छे से समझ। कोलिजन के पहले, कोलिजन के समय और कोलिजन के बाद में हमेशा मोमेंटम सेम होता है, मतलब थ्रू आउट द कोलिजन मोमेंट सेम होता है। मैंने कौन सा वर्ड किया? थ्रू आउट द कोलिजन। बुक में ऐसे लिखा होगा, थ्रू आउट द कोलिजन सेम होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे आपने देखा तो उसके में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कोलिजन के किसी भी टाइम का लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा। पक्की बात? लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द कोलिजन सेम रहती है, ये नहीं लिखा है किसी भी बुक में। क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और एंडिंग में सेम रहती है, बीच में क्या रहती है? अधिकांश बुक चुप है, अधिकांश बुक चुप है, बताती नहीं कि क्या होती है, बस लिख देती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक बोलती है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कम। तो इस केस में यदि मैं यहाँ पे टाइम लूं और यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाऊं, बिगिनिंग में बिल्कुल प्लेन चलेगा, ड्यूरिंग कोलिजन में जब डिफॉर्मेशन होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होगी। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो दबा था। बहुत लंबा ना भी सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, बॉल जितने तेजी से टकराएगी उतनी ज्यादा दबेगी, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद चूंकि आप इलास्टिक पढ़ो, इलास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है? फिर से डिफॉर्मेशन होगा, जैसा का वैसा हो जाएगा, जैसा का वैसा होने के लिए एक दूसरे को धक्का मारेगा। तो इस केस में ड्यूरिंग कोलिजन में जब ग्राफ थोड़ा नीचे जाता है, फिर रिफॉर्मेशन होता है, प्लेन हो जाता है, यहाँ की वैल्यू सेम आती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11th में नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछेगा इनिशियली और लास्ट में कोलिजन सेम होता है, इसमें भी इनिशियली और लास्ट में सेम होता है, लेकिन इसमें थ्रू आउट सेम होता है, इसमें थ्रू आउट सेम नहीं होता।
किसकी बात कर रहे हैं? कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। आप ग्रास्प कर पा रहे हो कि बाउंस किया? समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा? क्योंकि मैं उतने ही कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ पढ़ाऊंगा फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए अपन इसको इससे आगे डेप्थ नहीं लेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस अपने नोट्स में। इसे ड्रॉ तो नहीं करना है, कुछ चीजें आप दीक्षा और पैरेलल लिख लिया। चलिए, अब यहां से मैंने आपसे पहले बोला था कि टीचर जस्ट फैसिलिटेट करता है। पहली बात मैंने एक चीज प्रॉमिस किया था कि जो नोट्स आ रही मैं उसी नोट से दे रहा हूं आपको, A to Z पूरा, मतलब ABC खाते थे भी वही रहेंगे। ठीक है, इसलिए बकायदा आपकी नोट्स को ही फॉलो कर रहा हूं और उसके ही डायग्राम में यूज करने वाला हूं, उसके ही न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाला हूं, ताकि सारे सेक्शंस का जो डाटा है सेम रहे, हमें भी आसानी रहेगी पेपर सेट करने में, क्योंकि हमने जितना सेट किया है। ठीक है, क्योंकि सारे सेक्शन का एक ही पेपर आएगा। ओके, नाउ तो अब हम करते हैं, अगर आप हेडिंग डालना चाहें, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का कैलकुलेशन, कि आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की वैल्यू क्या होगी, हम ये समझना चाहते हैं। हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं? पहले तो देखो पता क्या लगाना चाह रहे हैं। सपोज फिर से वही डायग्राम आ रहा है, दिस इज m1, वेलोसिटी कितनी थी? m2, वेलोसिटी कितनी थी? u1 और u2 किसकी थी? बिफोर कोलिजन। इसके बाद कोलिजन हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन को भूल जाओ। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी थी? v1, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? मास सेम रह रहे हैं। हमें ये पता करना है कि अगर आपको एक्सप्रेशन में किसी न्यूमेरिकल में u1 और u2 दे दिया और आपसे पूछा कि v1 बताओ, मतलब एक बॉडी 10 की स्पीड से जा रही थी, दूसरी बॉडी 20 की स्पीड से जा रही थी, दोनों का मास दे दिया, उन्हें कोलिजन हुआ, वो बॉडी की अब स्पीड अगली क्या होगी? कैसा आ सकता है सर? इसका डेराइवेशन का, मतलब हम किसका कर रहे हैं? आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम क्लियर हो गई? पहले हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम सबको समझ में आ रही है? टक्कर के बाद वो जो बॉडीज थी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। यहां पर m1 इज अ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज अ मास ऑफ u1 इज अ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, u2 इज अ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, v1 is the velocity of after collision और v2 is the velocity of second body after collision। ठीक, क्या आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है? क्या मैं उससे दोनों को रिलेट कर दूं? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m1 u1 और इसका कितना होगा? m2 u2। ये इस सिस्टम का जो आइसोलेटेड है इसका मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं होगा? yes, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है? आफ्टर के लिए क्या होगा बोलो? प्लस यहाँ प्लस का साइन क्यों लगा है? क्योंकि मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता? ठीक है, ये चीज क्लियर एकदम, क्योंकि आपने 1D मोशन पढ़ा होगा। इस केस में एक काम करो, m1 वाली वैल्यू को एक साइड डालो और m2 वाली वैल्यूज को एक साइड कर दो, क्या हो जाएगा? m1 u1 माइनस m2। अगर मैं m को बाहर करूं तो क्या होगा? Any confusion? पक्की बात? Now the time for हम फिर से रिलेट करेंगे किसके बेसिस पे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हम अगेन रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
1/2 M1 U1 का प्लस राइट। प्रोसेस आप करें, आप रिलेट करें, क्लास के साथ आप चलें, और मैं लिख बस रहा हूं लेकिन ब्रेन आपका चलना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि सर के हाथ पर आप लिख रहे हो, ये फिल लाओ अपने और आप करो। अब इसके बाद बताओ 1/2 बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे कुछ चीजें जारी दुनिया से विदाई करो उनकी। 1/2 का हाफ अंतिम संस्कार हो गया। नाउ अब बचा है जो हमने क्या किया था, M1 वाले टर्म को इधर ले लिया था, M2 वाले को इधर ले लिया था, वही पैटर्न चलने दें। राइट, क्या से करेंगे बोलो। M1 V1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कन्फर्म। कुछ बाहर आ रहा है M1 ऐसे क्या इसको कोई नाम दे दें? नाम विवरण संस्कार को विशेष ध्यान दें। ठीक है, आफ्टर दिस हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, मुझे रिजल्ट बताओ। चलो जल्दी करो, जल्दी से। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, किससे करना है? 1 से करना है ना? सिंपल टास्क। जल्दी कंप्लीट करें। अब हमने यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया और हमने इक्वेशन थर्ड डिराइव कर लिया। इक्वेशन थर्ड हमको बोल रहा है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। अब हमारा टास्क क्या था बोलो मत, हमारा टास्क था वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन डिराइव करना है। मतलब तो v1 के लिए फॉर्मूला निकालना है और v2 के लिए फॉर्मूला निकालना है। इस इक्वेशन में v1 भी और v2 भी है। अगर v1 का लिए फॉर्मूला निकालना है तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक टर्म गायब हो जाए, या तो v1 बचा रहे या तो v2 बचा रहे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, v1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बोलो? v2 माइनस u2 प्लस v2 माइनस u1, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको प्लेस करोगे तो उस टर्म में से v1 गायब होगा, क्योंकि आपने v1 की वैल्यू किसके टर्म में लिख दी? v2, u2 और u1 के टर्म में लिख दी। अगर मुझे v2 गायब होना पड़ता तो मैं यहाँ v2 की टर्म से निकाल लेता और उसको इस फॉर्मूले में रखता, तो जिसकी वैल्यू रखता वो वाली टर्म गायब हो जाएगी। मैथ्स में ऐसे होता है। तो यहाँ पर किसकी टर्म रख रहे हैं? v1 पक्का। इसे हम कहाँ रख सकते हैं? फर्स्ट फॉर्मूले में, जो बोर्ड में नहीं है लेकिन आपके दिमाग में, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो। बाय द इक्वेशन फर्स्ट, बाय द इक्वेशन बोले इक्वेशन फर्स्ट क्या था? m1 v1 माइनस ठीक है। क्या आपने अभी v1 की वैल्यू निकाली? या तो v1 की वैल्यू निकाली, वैसे v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे पहले बताओ, या तो आप v2 कैलकुलेट कर लो तो v1, अपन सबसे पहले v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 की वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूले से? v1 इक्वल टू क्या होगा बोलो? हाँ, ऐसे काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। v2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन थर्ड से v2 की वैल्यू बताइए। क्या हो गया? कितना निकालो? u1 प्लस v1 माइनस किससे निकला? इक्वेशन थर्ड से। ये किससे आया?
किस में रख रहे हो इक्वेशन थर्ड से v2 की वैल्यू किस में रख रहे हो इक्वेशन कितना हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस होगा कहां से वैल्यू लाया इक्वेशन थर्ड से किस में रखा फर्स्ट में। अब आप गौर करें इस पूरे टर्म में कहीं आपको v2 नजर आ रहा है आपने v2 का याद किया अगर मैं यहां पर v1 में वैल्यू रख देता इक्वेशन थर्ड से तो क्या गायब हो जाता पूरा का पूरा ठीक है जिसकी वैल्यू रखता हो टर्म क्या आता है। अब इसको सिंपलीफाई कर लें क्या ठीक है चलिए अगले स्टेप क्या होगी इस टर्म को हम इधर ले आ रहे हैं ठीक है v1 को इस साइड लेकर आ रहे हैं और बाकी जितना वाला है v1 को छोड़ के उसको इधर ला रहे हैं मतलब v1 हम एक साइड कर रहे हैं बाकी को हम इस साइड कर रहे हैं क्योंकि हमको v1 के लिए फार्मूला निकालना है हमको फार्मूला किसके लिए कैलकुलेट करना है v1 के लिए तो जितने v1 वाली वैल्यूज है उसको एक साइड कर लें आप देखिए क्या होगा m1 u1 ये इधर आए माइनस प्लस 2 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2 v1 क्लियर है अब v1 को बाहर निकालो और यहां से v2 को बाहर निकालो यहां से ही चलिए अगले स्टेप कैसे करेंगे इस फॉर्मूले में जो आपने निकाला पूरा सॉल्व करके v1 क्या था वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी बॉडी फर्स्ट थी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन किसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी निकालने के लिए पहली बॉडी का मास से दूसरी बॉडी का मास सब्ट्रैक्ट होगा ये टर्म क्या है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है मास ऑफ सेकंड बॉडी। अगर मुझे v2 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा सारी टर्म्स उल्टी होगी कैसे v2 इक्वल्स टू जहां m1 है क्या कर दो जहां m2 है वहां क्या कर दो क्या हो जाएगा यहाँ u1 का u2 प्लस m1 अपॉन प्लस है ना बेटा प्लस है ना कौन सा वाला इसकी बात कर रहे हैं इज इट क्लियर इस पर बेस न्यूमेरिकल कर लोगे यस सर। अब अभी तो आपके पास ये दोनों है अब इक्वेशन थर्ड जो आपने देखा था अभी जो आपने देखा था इक्वेशन थर्ड फोकस याद है पूछना तो नहीं अब इक्वेशन थर्ड क्या था वापस जाओ इसे इरेज कर दूं मैं यस सर। Now to concentrate. Now to concentrate. अगर मैं इस टर्म को कुछ ऐसे कर दूं ध्यान से देखिए u1 माइनस u2 इक्वल्स टू
v2 माइनस v1। इससे क्या हुआ आप इसको समझो। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी का बीच का डिफरेंस, फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी के वेलोसिटी u2, दोनों का डिफरेंस मास m1 है m2 है, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों के एक दूसरे की तुलना में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू v2 क्या था, अब यहां देखिए आप, यहां आपने लिखा v2 माइनस v1 क्योंकि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, अभी देखा था पहली बॉडी की क्या होती है, कम होती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। जो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही इक्वेशन थर्ड का ये वाला पैटर्न भी आप याद रखें। क्लियर है सबको?